हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चैप्टर जो है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ ही चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट है आपकी हायर स्टडीज के लिए, यानी कि जो आप आगे स्टडी करने वाले हो और उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी हायर स्टडी का बेस है एक तरीके से, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं कि आपके आने वाले कंसेप्ट जो है, इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपको वो भी समझ में आने शुरू हो जाए। आपकी क्लास 11th में जो फिजिक्स है, क्लास 12th में जो फिजिक्स है, यहाँ से वहाँ पर बहुत मदद मिलेगी। तो ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास करंट आता है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास करंट, ठीक है भाई। तो करंट की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने चार्ज फ्लो होते हैं कितने टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। देखो भाई, अब कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। करंट की जो डेफिनेशन है, करंट हमें बोलता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर क्या होता है भाई, ये आपको अच्छे से पता होगा। कंडक्टर क्या है, वो सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को, मतलब जो करंट को फ्लो करा सके, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितने यूनिट में कितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम करंट बोलते हैं। सिंपल भाषा में यही इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है। पर बात चलो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं इसका। तो करंट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल आई से। बहुत बढ़िया। कैपिटल आई इक्वल टू करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्यू से। पर यूनिट टाइम, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फिर I इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम, ठीक है भाई। अब यहां पर जो दिक्कत है ये Q के साथ आएगी आपको, तो हम क्या करते हैं, Q के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। Q क्या है भाई, यहां पर चार्ज। चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय Q। Q से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। देखो, चार्ज जो है हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आपने सुना है, पर इसका बेसिक मतलब क्या है, क्या मतलब पॉजिटिव, किसको हम कहेंगे पॉजिटिव। आपने बताया तो हमने मान लिया भाई पॉजिटिव है, आपने कहा इस पर नेगेटिव चार्ज, हमने मान लिया नेगेटिव है। एक्चुअली में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो इसको ध्यान से समझते हैं। इसको हम केमिस्ट्री से ही समझेंगे। मान लो आपके पास कोई एक एटम है, हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 11। तो अगर मैं पूछूं आपसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे भाई सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कितने प्रोटॉन होते हैं सोडियम के पास, तो आप कहोगे 11 ही प्रोटॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, क्या किया भाई, आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाकर बाहर निकाल लिया, यहां से हट गया इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पर नेट चार्ज क्या आएगा। तो आप देखोगे भाई कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। ये यहां पर जो बचेगा वो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि इसका जो साथी था वो तो बाहर चला गया। तो इस पर कैसा चार्ज आ चुका, टोटल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर
ज्यादा होना इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं बोलूं चार्ज होता क्या है, आप कहोगे या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी कंडीशन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 17, तो 17 उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 उसके पास प्रोटॉन होते हैं। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं +1, तो टोटल चार्ज उस पर कितना आ जाता है माइनस का। क्यों? क्योंकि उसके पास अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो चार्ज इज नथिंग बट द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज क्या है, अब जब आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अभी हमने देखा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गए हैं हमारे। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो समझ में आया चार्ज क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं Q से। तो चार्ज जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक सोडियम पर कितना चार्ज आ गया भाई हमारा +1, और अगर मैं बोलूं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आप कहोगे +2, तो यानी +2 कितना, तो आप कहोगे 2 यूनिट। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे पास चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलम होती है। ठीक है भाई, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसको हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, तो अगर इस पर 2 यूनिट चार्ज आया तो इसको हम कहेंगे 2 कूलम चार्ज आ गया, मान लो एक तरीके से। ठीक है, या फिर 2 यूनिट चार्ज आ गया। तो बेसिकली जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है भाई, तो यहां से हमारे पास चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है। जो चार्ज है वो होता है ±n × E, वेर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और E क्या है यहां पर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो आपके पास n है वो एक इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। अब जो E है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लेना। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक है भाई, तो अब आपके पास जो चार्ज है उसका फॉर्मूला बन जाता है Q = n × E। ठीक है भाई, समझ में आई बात, चार्ज क्या होता है। अब जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो धीरे धीरे चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो अब वापस आ जाते हैं, हम थे करंट पर। करंट क्या होता है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ। अब हमने देखा चार्ज तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसी को हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ ये भी बात सही है, और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ ये भी बात सही है, क्योंकि चार्ज ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आई बात, कितने टाइम पे। तो हमारे पास करंट का एक और फॉर्मूला आ जाता है, I = NE/T। बताओ बात समझ में आई क्या भाई, NE क्या है, चार्ज ही तो है, अभी हमने देख लिया वहां से। समझ में आई बात, तो अब आपको इतना समझ में आया है चार्ज होता क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, और हमारे पास करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है। अब देखो करंट की यूनिट की बात करें, डिनोटेड बाय I, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है भाई, एम्पियर। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल A से। करंट का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, करंट को किससे डिनोट करते हैं ये पता चल चुका है, करंट की यूनिट क्या होती है ये पता चल चुका है, और 2 करंट के आपके पास फॉर्मूले आ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है करंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में हमें कहा है आपको करंट दिया है, करंट की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर।
साथ ही साथ कहा है ये जो करंट है ये आपका एक डिवाइस में कितना रहा भाई, मान लो 10 मिनट के लिए रहा। तो आपको बताना है भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। ध्यान रहे अभी आपसे चार्ज पूछा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हैं। इलेक्ट्रॉन पूछने वाला क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास करंट का, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपको I दिया है और T दिया है, वैल्यू रख देते हैं। I की वैल्यू कितनी है 0.5 इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी है 10 मिनट। अब देखो 10 मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, सेकंड में। और हमें पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे 10 इंटू 60 सेकेंड। यहां पर 10 इंटू 60। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगी 0.5 इंटू 600 इक्वल टू क्यू। ठीक है भाई, तो पॉइंट यहां से हटाओगे नीचे 0 आएगी, इससे ये कट जाएगा। 5 6 कितने होते हैं भाई 30 और एक 0 ये। तो टोटल चार्ज कितने आ गए आपके पास 300 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई कूलम होती है, 300 कूलम। अब एक चीज आती है भाई, हमने पढ़ा कि करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई करंट को हम मेजर कैसे करेंगे, तो हमारे पास इसके लिए एक डिवाइस आता है। करंट को मेजर करने के लिए आपके पास एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर क्या होता है भाई, जो करंट को मेजर करता है। और ध्यान रहे एमीटर हमेशा आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। सीरीज में क्या होगा कनेक्ट होगा, कनेक्ट इन सीरीज। एमीटर आपका क्या होगा भाई हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। और इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल भी बता देता हूं आपको। आप एक सर्कल बनाओगे और ए लिख दोगे अंदर, तो ये किसका सिंबल है आपका एमीटर का। और ये सिंबल कहाँ बनता है, ये बनता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब इसी के बाद यही टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। देखो भाई ध्यान से, अगर मैंने कहा कि करंट क्या होता है कि किसी वायर में कितना चार्ज फ्लो होता है। अब बात आई है वायर की, तो मैंने कहा भाई ये वायर है, चलो ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। और हमने पढ़ा चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अब ये आए कहां से जा कहां से रहे हैं, बात ये आती है। तो ऐसा है क्या कि भाई आपके पास एक वायर रखा है, एक वायर रखा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पता नहीं कहां से और पता नहीं कहां जा रहा है, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है इनका कोई सोर्स भी होता है और ये कहीं जाते भी हैं। तो जब भी करंट फ्लो होगा तो वो सबसे पहली बात एक क्लोज्ड लूप में फ्लो होगा, एक क्लोज्ड लूप में फ्लो होगा जिसके अंदर एक रहेगा करंट को फ्लो कराने वाला सोर्स, जिसको हम या तो बैटरी बोल सकते हैं या फिर सेल बोल सकते हैं। अब ये सेल और बैटरी होते क्या है, ये हमारा आगे का टॉपिक है, ठीक है भाई। तो एक होगा सोर्स और एक होगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट। अब मान लो बैटरी लगी है, वायर से जा रहा है और इधर से वापस आ जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ करंट फ्लो होने का। तो कोई एक अप्लायंसेस भी हो सकता है आपके पास। तो हमने माना कि यहां पर कोई भी एक अप्लायंस लगा है, हम ऐसे बना देते हैं। ये मान लो कोई भी चीज लगी है, वैसे तो आपको पता होगा इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, पर मान लो भी हमें नहीं पता, हमें पता है कोई भी एक ये आपका अप्लायंसेस है, कोई भी एक मशीन है, कुछ भी है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अब ये फ्लो तो हो रहा है भाई, अगर आपने दोनों तार को कनेक्ट कर दिया भी तो होता ही रहेगा, हमेशा होता रहेगा जब तक बैटरी ना खत्म हो। आप तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या हुआ इसको करने का। इसलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक की लगाते हैं, ठीक है भाई। एक बटन होता है एक तरीके से, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसको वापस हटाओगे तो ऑफ हो जाएगा। तरह तरीके के आपके बटन कीज होती है, ठीक है। अब ये जो क्लोज लूप बना है, अब मान सकते हो भाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां से फ्लो हो रहे हैं, फिर यहां पर जा रहे हैं रेजिस्टेंस, फिर यहां से आकर और इधर जा रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको अभी कि जो बैटरी होती है उसका ये जो बड़ी वाली साइड होती है पॉजिटिव होती है और छोटी वाली साइड नेगेटिव होती है। और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अभी मैंने बता दी बात आपको, और आगे बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। बैटरी का बड़े वाला जो लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो आपके चार्ज है या फिर करंट है, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई। तो जो आई है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक जाता है, ठीक है भाई। करंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपने बनाया है अभी, ये जो बना है
इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही, क्या बोलोगे भाई कि एक सोर्स होना चाहिए, एक कोई अप्लायंसेज होना चाहिए और कम से कम एक बटन होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। ये जो पूरा क्लोज लूप बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो करंट हम बार बार बात कर रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है या फिर चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अब इनको फ्लो कौन करा रहा है भाई? ये भी तो बात होनी चाहिए कि इनको फ्लो करा कौन रहा है। हमने बैटरी जो लगाई है, बैटरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो करंट को वो फ्लो करा रही है, करंट को धक्का दे रही है। तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको हम समझते हैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल की मदद से। देखो भाई, अगर मैंने कहा कि आपके पास एक पाइप है, पाइपलाइन है, ठीक है, और उसकी ओपनिंग ऐसे है मान लो, ठीक है, यहां पर ओपनिंग है। अब मैंने कहा उसमें आपने यहां तक पानी फिल कर दिया, पानी फिल कर दिया, यहां पे पूरा पानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पानी में पाइप निकल के बाहर आ जाएगा अपने आप, इधर से निकल के बाहर आ जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अब यही चीज हम किस में? वायर में समझते हैं। मान लो ये वायर है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये वायर रखा है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे निकल के अपने आप? ऐसे तो नहीं हो सकता। अब अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने इसमें कुछ कनेक्ट किया है, मान लो मैंने एक बहुत बड़ा पानी का ड्रम कनेक्ट कर दिया जो बहुत भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा? अब यहां से ये जो पानी रेस्ट में था इसको ऊपर से एक प्रेशर मिलेगा और प्रेशर मिलते ही यहां से क्या होना शुरू हो जाएगा? ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, यानी मूव करना शुरू हो जाएगा। सेम वही चीज आपकी इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। अब आपने क्या किया, यहां पर एक कोई बैटरी कनेक्ट कर दी या फिर कोई भी सोर्स कनेक्ट कर दिया यहां पर, ठीक है। यहां पर आपने कोई भी सोर्स कनेक्ट कर दिया जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से आपको एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? एक आपको इलेक्ट्रिकल प्रेशर। अब ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का देगा और इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ भाई, आगे से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, वो बात मैं बता चुका हूं। अब जैसे इनको प्रेशर मिला, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने शुरू हो जाएंगे? मूव करने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ये मूव करेंगे वही तो करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन ही करंट होता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज आपके फ्लो हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ में आई बात? अब ये जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है इसी को हम आम भाषा में इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आई? पोटेंशियल क्या चीज है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पोटेंशियल एक ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है। और आप खुद बताओ, अगर ये पानी ज्यादा होगा तभी तो ये फ्लो होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा पानी। तो वही चीज पोटेंशियल है, जहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा वहां से करंट निकलकर लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। समझ में आई बात? यहां पर ज्यादा पानी है, इधर निकलकर ये कम पानी की तरफ जाएगा। और वही चीज आपकी करंट के साथ है। करंट हायर पोटेंशियल, यानी जहां पर ज्यादा पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहां से निकलकर लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई है? तो आप यहां पर एक पॉइंट सीखे हो। पॉइंट ये है कि करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक नोट पॉइंट लिख देते हैं यहां पर हम, करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक बहुत बढ़िया चीज आपने सीख ली है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया? एक तरीके से इसकी पोटेंशियल, इसकी पावर, इसकी क्षमता होती है, ठीक है। उसको एग्जैक्टली हम एक पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उसको हम ऐसे ही समझाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एक तरीके से पावर होती है कि कहां से करंट फ्लो होगा, कितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है भाई। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अब नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कहो पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। अभी हमने पोटेंशियल को समझा पानी वाले एग्जांपल से, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस भी समझते हैं पानी वाले एग्जांपल से ही। देखो भाई बहुत बढ़िया है, ये भी समझ में आ जाएगी आपको बात आसानी से। मान लो वही आपके पास एक पाइप है, ठीक है, मैंने यहां पर पानी भरा और यहां तक मैंने पानी भर दिया इसको। अगर मैं बोलूं कि इस साइड जो पोटेंशियल है, करंट की भाषा में जाए वापस, और इस साइड जो पोटेंशियल, दोनों सेम है, तो पानी फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने किया इसको तो मैंने यहां तक भर दिया और इसको मैंने यहां तक भर दिया। अब मुझे बताओ लॉजिकली पोटेंशियल में, यानी जो ऊपर वाली चीज थी उसमें अंतर है, डिफरेंस है, हायर और लोअर में डिफरेंस है। तो अब मुझे बताओ पानी किधर जाएगा भाई? इधर से जाकर इधर जाएगा। और कब तक? जब तक ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, या फिर कहो पानी बराबर ना हो जाए। समझ में आया? तो पोटेंशियल का अंतर यहां जहां से करंट फ्लो हो रहा है और जहां पर जा रहा है, जिस साइड जा रहा है, वहां दोनों में अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होता है उसे को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पानी की भाषा में कहें तो यहां से लेकर यहां पे मिला लो, ये जो अंतर है इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे करंट की भाषा में। समझ में आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कितना करंट जो फ्लो हो रहा है वो हायर पोटेंशियल से हो रहा है और कहीं पर जा रहा होगा, वहां पर क्या पोटेंशियल है जहां तक गया है, तो वहां दोनों में अंतर होना चाहिए तभी जाएगा। अगर दोनों को बैलेंस कर दिया तो जाएगा ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट ऑल्सो फ्लो क्या बोल सकते हैं इसको? वेयर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल। ठीक है, करंट कहां फ्लो करेगा? जहां पर पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीजें आपको क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। पर इसको अगर हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, समझाने के लिए समझा दिया कि भाई कि कहाँ से क्या पोटेंशियल हायर होता है, क्या लोअर होता है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज आपके फ्लो करते हैं। पर अगर हम मैथमेटिक की भाषा में कहें कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले हम देख लेते हैं डिनोट किससे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल it is denoted by कैपिटल V। ठीक है भाई, और कैपिटल V होता है वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो होता है आपका मैथमेटिकली वर्क डन बाय चार्ज। एक चार्ज ने कितना वर्क डन किया है, यानी जब वो फ्लो कर रहा था तो यहां से यहां तक लाने में कितनी उसको एनर्जी खर्च हुई है उस चार्ज की, उसी को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। समझने के लिए वही चीज आप उसको समझते रहना। इसको समझोगे तो इमेजिन नहीं कर पाओगे कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। न्यूमेरिकल आए तो इस फॉर्मूले में लगाओ, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। हमें चीजों को आगे समझना भी है, सिर्फ न्यूमेरिकल तक सीमित नहीं रहना। न्यूमेरिकल यहां से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप याद रखना। तो V का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, तो Q इक्वल टू W अपॉन Q। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई? हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है भाई, अब इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं। सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई? जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। ठीक है भाई, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं आपको भाई और इसकी और यूनिट क्या होती है? V की एक और यूनिट होती है SI यूनिट, जिसको हम बोलते हैं, वो होती है वोल्ट। ठीक है भाई, तो V की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और एक और यूनिट होती है इसकी जूल पर कूलम। क्वेश्चन ये भी आ जाता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो सिंपल है, आप फॉर्मूला उठाओगे V इक्वल टू W अपॉन Q। अब V क्या है? आपका पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो हमने कहा 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल एनर्जी पर यूनिट 1 कूलम चार्ज। जब आपका 1 कूलम चार्ज को 1 जूल एनर्जी लगे एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, तो उसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय 1 जूल ऑफ एनर्जी बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को
1 जूल की एनर्जी लगे एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने बताया था कि वहां पर एक सोर्स होना चाहिए, एक कोई अप्लायंसेज होनी चाहिए और एक ऑन ऑफ का बटन होना चाहिए, कंप्लीट लूप होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उसको हम डायग्राम की मदद से कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है ये हमने समझ लिया, पर उसको हम जब एग्जाम में आएगा उसको हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम होता क्या है, उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं हम। फटाफट से एक एक करके हम सिंबल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा वायर का सिंबल, दूसरा आएगा कनेक्टेड वायर का, ठीक है, फिर आएगा कनेक्टेड वायर होता है और डिसकनेक्टेड वायर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, डिसकनेक्टेड वायर का। फिर हम देख लेते हैं सेल का, और फिफ्थ आएगा बैटरी का, 6 आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और 7th आएगा हमारे पास बल्ब का, और ऑन की का, ऑफ की का, और होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद एमीटर आ जाते हैं, ठीक है, और फिर आ जाता है हमारे पास वोल्ट मीटर। देखो भाई, वोल्ट मीटर हमने अभी नहीं पढ़ा है। वोल्ट मीटर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। वोल्ट मीटर को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, चलो याद आ गया है। वोल्ट मीटर तो ये एक डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। क्या चीज भाई? पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, ठीक है, एक ही बात है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वोल्ट मीटर। और ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में, ठीक है भाई, याद रखना। हमारे पास एमीटर था वो सीरीज में कनेक्ट होता था, यहां पर हमारे पास वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये एक डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, जिसका नाम वोल्ट मीटर है, या फिर वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल मेजर करते हैं, ऐसे इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा वोल्ट मीटर भी हमें याद आ गया था, इसको भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, यहां पर मैं सभी के सिंबल्स बना दूंगा। वायर को हम बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। कनेक्टेड वायर को कैसे बनाते हैं? मान लो एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे जा रहा है, तो इसको हम यहां पर डॉट बना देंगे, तो ये 2 वायर है, ये कनेक्टेड है। फिर डिसकनेक्टेड वायर को हम कैसे बनाते हैं? मान लो एक वायर गया और उसके ऊपर से एक वायर, और ऐसे हम एक पुल बना देते एक तरीके से, इसको हम डिसकनेक्टेड वायर बोलते हैं। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई वायर में एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन हमारी नेगेटिव होती है। ये होती है सेल की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आ जाता है बैटरी की रिप्रेजेंटेशन। तो बैटरी क्या होता है? सेल का ही कॉम्बिनेशन है सीरीज में, 2-3 सेल को जोड़ दो सीरीज में, तो ये क्या बन जाती है? बैटरी। तो इसका सिंबल कुछ ऐसे हो जाएगा, वायर बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस को हम बनाते हैं, एक वायर है, फिर हम इसको जिगजैग कर देंगे, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास बल्ब का सिंबल आता है। वायर के साथ आप यहाँ पर एक कर्व बनाओगे और यहाँ पर एक लूप बनाओगे छोटा सा, और वापस यहाँ
ये दिल जैसा दिखने वाला सिंबल ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। कभी कभी प्रॉपर बल्ब ही बना आता है हमारा, क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे आता है, ये दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं, बल्ब के ही होते हैं, ठीक है भाई। फिर आता है ऑन की, यानी जब आपकी की ऑन हो तो ये वायर यहां पर ये इसका की का स्लॉट होता है, बीच में अगर डॉट है तो ये ऑन है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, बटन खुला हुआ है, करंट फ्लो कर सकता है। सर्किट क्लोज है भाई, सब सर्किट ब्रेक होगा तब करंट फ्लो नहीं होगा, जब सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, यानी वो ऑन है, ठीक है। ऑफ की क्या होता है भाई, जब आपकी की के बीच में ये डॉट ना बनी हो तो यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट है और स्विच ऑफ है, सर्किट इनकम्प्लीट स्विच ऑफ, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, या तो आप रेजिस्टेंस बनाओ ऐसे और उसके बीच में ऐसे एरो डाल दो, तो ये किसका होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। और एक और सिंबल होता है इसका, आपने रेजिस्टेंस बनाया और ऊपर से एरो आकर एक जगह पॉइंट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है भाई, आपने एक सर्कल बनाना है वायर से कनेक्टेड, उसके अंदर ए लिख देना है और उसका दूसरा टर्मिनल से वायर वापस निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वोल्टमीटर। कुछ नहीं करना है, वोल्टमीटर के लिए एक वायर, उसको वी में बंद कर दो और वापस से वायर एक और उसका दूसरा टर्मिनल वाला वायर बना दो। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में यूज होते हैं, ठीक है। एक दो डायग्राम का एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या क्या यूज हो सकता है। मान लो भाई ये आपके पास सोर्स है बैटरी, यहां पर आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां पर आपने की कनेक्ट कर दी, एक सर्किट का एग्जांपल। दूसरा इन्हीं से उठाकर सर्किट बना रहे हैं हम, यहां पर आपकी एक बैटरी है, यहां पर इस बार आपने एक बल्ब लगा रखा है, यहां पर सर्किट ओपन क्लोज सर्किट है, ओपन की है, तो ये बल्ब क्या है, ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। तीसरे केस में क्या हो सकता है कि आपके पास ये बैटरी है, सेल है, बैटरी है, यहां पर लगे रेजिस्टेंस, यहां पर एक और रेजिस्टेंस, यहां पर बल्ब लगा हुआ है आपका, ठीक है, और यहां पर की लगी हुई है और ये कनेक्ट है। ये भी एक सर्किट डायग्राम हो गया हमारा। इनसे बहुत सारे सर्किट डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास एक और रेजिस्टेंस है, ये एक फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम। फोर्थ एग्जांपल में मान लो ये आपके पास बैटरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कनेक्टेड वायर है तो यहाँ पर आप डॉट बनाओगे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये वापस कनेक्टेड, तो यहाँ पर आप डॉट बनाओगे, क्योंकि जहाँ पर कनेक्ट होता है वहाँ पर डॉट बनता है, वायर जहाँ पर आपके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट डायग्राम के एग्जाम्पल और ये सर्किट के सिंबल्स, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो है आपका ओम्स लॉ, ठीक है भाई। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही करंट फ्लो होगा, विच मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, या फिर कहो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि होता है R। V इज इक्वल्स टू I R। हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार है, V इज इक्वल्स टू I R। V इज इक्वल्स टू I R। V इज इक्वल्स टू I R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने 2-3 बार लिख दिया इसको, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है भाई। तो ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसको हम कुछ ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है भाई। ये रहा ग्राफ, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है करंट, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है पोटेंशियल, ठीक है। तो ओम्स लॉ हमें कहता है
कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू मान लेते कुछ है 10 मान लेते, तो करंट की वैल्यू भी 10 के आसपास ही आएगी। मान लो 10 के पास आई, फिर आपके पास पोटेंशियल आपका मान लो 20 है, तो यहां पर करंट की वैल्यू 20 आएगी। अगर आप इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, यहां पर एक पॉइंट आएगा, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, यहां पर एक पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसको जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे तो हमेशा बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी भाई? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी आपकी। हल्का सा लाइन में कर्व आ जाएगा, या अपर वाला कर्व या नेगेटिव वाला कर्व आ जाएगा, तो ये ओम्स लॉ नहीं होता है। ओम्स लॉ हमें कहता है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो i की भी वैल्यू उसी स्पीड से बढ़ेगी। अगर ये 10 यूनिट बढ़ेगा तो ये भी 10 यूनिट बढ़ेगा। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ओम्स लॉ हमें यही कहता है, ठीक है भाई। और इसका फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू i इंटू आर, वेर v इज, r की तो बात नहीं की है, v तो पोटेंशियल है, I करंट है, R क्या होता है भाई? यही होता है रेजिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है भाई? आपका R यहां पर रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। अब हम रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग हो जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीके से करंट आपका वायर में फ्लो हो रहा है, तो करंट को कुछ चीज ऐसी होती है जो फ्लो होने से रोकती है, यानी अपोज करती है, करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? वो एक काउंटर फोर्स तैयार करता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि उसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर मिलता है ऊपर से। इलेक्ट्रिकल प्रेशर मिलेगा तो करंट क्या होगा? मूव करना शुरू हो जाएगा, करंट मूव करना शुरू हो जाएगा। पर अगर उधर से इलेक्ट्रिकल प्रेशर मिल रहा है तो इधर से कोई रोकता भी है इसको, और जो होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक तरीके से करंट के रास्ते में रुकावट। जैसे स्पीड, अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो स्पीड के लिए रुकावट क्या होती है? स्पीड ब्रेकर होते हैं, ठीक है। अगर आपका लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के रास्ते में रुकावट विस्कोसिटी होती है। वही चीज यहां पर है, जैसे हवा में एयर रेजिस्टेंस होता है, और यहां पर भी सेम वही चीज करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस होता है, जो कि अपोज करता है करंट के मोशन का, यानी करंट को वो मूव नहीं कराने देना चाहता, वो चाहता है कि वो रुक जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अभी हमारे पास आया था और उसका एक फॉर्मूला भी था, v इक्वल्स टू I इंटू आर। यहाँ पर जो R था प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था, यही हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? R से। ये बात हमने लिख ली है। तो एक पॉइंट आता है इसका SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ही ओम होती है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। और इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, ठीक है भाई, ओम। अब 1 ओम कैसे डिफाइन है? फॉर्मूला हमारे पास v इक्वल्स टू I इंटू आर, और अगर मैं बोलूं R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो v अपॉन I हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर का करंट, एक वोल्टेज, आपकी 1 वोल्टेज हो और 1 एम्पियर का करंट हो, तब जाकर आप कहोगे कि जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो 1 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो 1 ओम क्या होता है ये भी हमने देख लिया। जब 1 वोल्ट पर यूनिट 1 एम्पियर हो कंडीशन, तो जो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो क्या होगा भाई? 1 ओम के बराबर होगा, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या मतलब है इस बात का? मान लो ये आपके पास वायर है, ठीक है, और एक ये वायर है आपके पास। यहां पर मान लेते हैं एरिया A है और इसकी लेंथ L है, L1 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, A ही है इसका, पर इसकी जो लेंथ है वो L2 है, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ
ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। क्या मतलब इस बात का कि करंट को ज्यादा कहाँ रोका जाएगा। भाई जितनी ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा चांस है उसको रोकने का। भाई यहां भी रोका जाएगा, यहां भी रोका, यहां भी रोका। अब लेंथ ज्यादा है तो रोका ज्यादा जा रहा है, उसको कहने का मतलब ये है। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको रास्ते में। सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, यहां और यहां में ज्यादा रेजिस्टेंस कहां होगा भाई, फर्स्ट केस में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लेंथ ज्यादा है और जो दूसरे केस में लेंथ कम है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। आपके पास एक वायर ये है और आपके पास एक वायर ये है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ करंट को फ्लो होने में कहां पर प्रॉब्लम होगी। भाई प्रॉब्लम ही तो रेजिस्टेंस होता है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो यहां आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, यहां आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जितना ज्यादा एरिया करंट अपने आप आराम से फ्लो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो रेजिस्टेंस वहां पे कम है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यहां पर रेजिस्टेंस कम है क्योंकि करंट फ्लो कर पा रहा है आसानी से। अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और यहां पर एरिया कम तो जो करंट है उसको जाने में दिक्कत हो रही है, यानी रेजिस्टेंस वहां पर हाई है। तो एरिया के करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। और जब हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो L अपॉन ए। ठीक है भाई, अब ये नया कैरेक्टर आ चुका है, रो बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, रो बोलते हैं, RHO। अब रो जो है आपका उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। R क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी क्या है, उसके प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जिसको हम बोलते हैं रो। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ चुका है। हाँ भाई, एक तो फॉर्मूला ये है रेजिस्टेंस का, और एक नया फॉर्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का आ चुका है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है भाई, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, वेर रो इज रेजिस्टिविटी एंड R इज रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो अब इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कहा है क्वेश्चन में कि भाई वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है आपके पास, और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1200 है। ठीक है, आपको बताना भाई करंट कितना होगा। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओगे। हमें पता है V इज टू आई इंटू आर। हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो I के लिए आप क्या करो, V अपॉन R इक्वल टू I हो जाएगा भाई। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, 220 अपॉन 1200 इक्वल टू I हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 से कट करोगे 11 आ जाएगा, इसको 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा भाई, 60। ये आ जाएगा आपका 11 अपॉन 60 इक्वल टू I। इसको जब हम डिवाइड करेंगे भाई कितना बनेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो कितना 60, कितना बचेगा 50, 0 लगेगी, 8 टाइम्स 480 कितना बचेगा 20, फिर पॉइंट लगाओगे तो कितना जाएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है भाई, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने अच्छे से चीजें देख ली है कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का फाइनली क्या फॉर्मूला आया, हमने ये सब चीजें देख ली है। अब जब हम रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं कनेक्ट करने के। एक तो है उसको
पैरेलल में कनेक्ट कर दो आप, और एक है सीरीज में, उसको कनेक्ट कर दो। तो वही चीज आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, उसको हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो पहला आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मैं आपको रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूं पहले कैसे कैसे होते हैं, फिर हम इनको समझेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला बना कैसे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो एक यहां पे वायर है, यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं और आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो ऐसा कनेक्शन कुछ पैरेलल का होता है। सीरीज का बहुत सिंपल रहता है, मान लो ये रेजिस्टेंस, उसी के वायर के साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट, तो ये किसकी ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनमें फॉर्मूले क्या होते हैं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं फॉर्मूले, पर जस्ट हम उसको देखेंगे ये फॉर्मूले बन कहां से रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है भाई, देखो भाई, पहला हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रूल दिया है, हमने इसको कनेक्ट किया है, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, मान लो हमने डबल बैटरी लगा रखा है या फिर ट्रिपल बैटरी लगा रखा है। यहाँ पर आपका एक स्विच है और यहाँ पर हमने एमीटर लगाया है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैटरी की पॉजिटिव साइड बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है, और जो करंट है वो आपका पॉजिटिव से निकलता है। हमने माना कि आई करंट निकल रहा है, बैटरी से आई करंट निकला है, यहाँ से जाएगा आई करंट, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर भी आई करंट ही होगा, चेंज नहीं होगी आई की वैल्यू, यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जितना करंट निकला उतना ही एमीटर में वो मेजर हुआ। एमीटर में करंट कितना मेजर हुआ भाई, आई अमाउंट ही मेजर हुआ। इसका मतलब करंट की जो वैल्यू है पूरे सर्किट के दौरान कम नहीं हुई है, करंट सेम रहा। ठीक है भाई, तो एमीटर की रीडिंग सेम रही, यानी इस सर्किट में जितना करंट इधर से निकला करंट उतना ही इधर से गया। ठीक है, अब हमने कहा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, इसका R1 है रेजिस्टेंस, इसका R2 है और इसका R3। हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई पोटेंशियल चेक कर लेते हैं कि इसने कितनी पोटेंशियल खाई होगी। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं रेजिस्टेंस, करंट को नहीं ड्रॉप करते हैं, ध्यान रखना है इसको। देखो हमने किया क्या, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया। अब देखो यहां पर क्या सिनेरियो होगा, मान लो इसकी जो वोल्टेज है वो V1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा इस केस में, 1 वाले केस में करंट की वैल्यू तो I है, चलो अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज कितनी है V1, करंट कितना है, करंट तो I है, और रेजिस्टेंस कितना है R1, यानी यहां पर करंट की वैल्यू कितनी होगी V1 और R1 इक्वल टू I। ठीक है भाई, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, या फिर कहो कि भाई पोटेंशियल निकालना है हमें, एक दूसरी चीज हमें पता नहीं कि पोटेंशियल कितना आया, तो हमें पता है वो क्या होता है I की मल्टीप्लीकेशन R1 में कर दो। भाई V इक्वल टू IR, हमें पता है I कितना है, करंट I1 है और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो जो पोटेंशियल आएगी वो V1 आएगी। क्यों, क्योंकि R1 पर डिपेंड है, R1 अलग है, V कांस्टेंट है, तो इसका मतलब V1 भी अलग आएगा। ठीक है, आगे चीज क्लियर हो जाएगी अगर अभी नहीं हुई तो। यहां पर V1 मान लिया, यहां पर भी हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू अभी नहीं पता है हमें। ठीक है, इसके लिए भी ohms लॉ लगाया हमने, करंट कितना है यहां पर V इक्वल्स टू I इंटू R2। अब देखो करंट तो सेम है, यहां पर भी सेम है, रेजिस्टेंस चेंज है तो ऑब्वियस ही बात है वोल्टेज भी चेंज हुई होगी क्योंकि करंट सेम है। समझ में आई बात,
तो यहां पर हमने वोल्टेज कितनी मान लिया, V2। यहां पर इस पर कनेक्ट किया हमने इसको, इसकी वैल्यू हमने अभी V ही मान ली है। यहां पर भी हम फॉर्मूला लगाकर देखें अगर, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू R। रेजिस्टेंस कितना है इस बार, R3। ध्यान रहे करंट सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है, इसका मतलब वोल्टेज भी चेंज हुआ होगा। तो वोल्टेज हमने क्या लिया यहां पर, V3 लिया। ठीक है भाई, तो यहां पर आप क्या रख दोगे भाई, वोल्टेज कितना, V3। ठीक है, अब हमने मान लो कि इस बैटरी की वोल्टेज V थी, ये जो बैटरी आपने ली इसकी टोटल वोल्टेज कितनी थी, V। अब आपने देखा कि जब ये इन रेजिस्टेंस से वोल्टेज आई और यहां पर वोल्टेज बची नहीं है कुछ भी, इस साइड वोल्टेज 0, इधर से वोल्टेज आपकी कंप्लीट है V। तो इसका मतलब ये सभी वोल्टेज किसने खा ली, R1 R2 R3 ने खा ली। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो V है, देखो एक बात सुनो, यहां पर V है, इधर से जब आप चले V था, कंप्लीट V था, यहां पर आए V1 खर्च हुआ, यहां पर V2 खर्च हुआ, यहां पर V3 खर्च हुआ और बचा कुछ नहीं। इसका मतलब ये V जो है ये कितने हिस्सों में टूट गया, 3 हिस्सों में, जो कि V1 V2 और V3। तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं अब कि जो कैपिटल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। बताओ बात समझ आई क्या, सही है भाई। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई ये टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है अभी ये सीरीज में, यही तो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि भाई जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है, R EQ है। ठीक है भाई, R EQ यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितना आया, हमने मान लिया कि वो RQ है। ठीक है, तो अगर यहां पर इस केस में हम ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, I। अब देखो करंट तो हर जगह सेम है तो I रहना है, और रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। बताओ बात समझ आई क्या, ओम्स लॉ, यहां पर भी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, यहां पर भी ओम्स लॉ, इंडिविजुअली हमने ओम्स लॉ लगा दिया सब जगह। ठीक है भाई, अब देखो वहां पर V1, अब हमें यहां से पता है V1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां से। V1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से, V1 की वैल्यू तो है ही हमारे पास, कितने भाई, I और R1, V2 की वैल्यू I R2, V3 की वैल्यू I R3। तो हमने क्या किया, V1 की जगह क्या रखा, I R1 प्लस V2 की जगह I R2 प्लस V3 की जगह I R3, और V की जगह क्या रखा भाई, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ बात समझ आई क्या, क्या यहां से I से I कट जाएगा। तो इन केस ऑफ सीरीज R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ भाई समझ में आया क्या। डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख देता है भाई, इस सर्किट डायग्राम बना, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन कर लो, हो जाएंगी बात। पर थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बन कहां से रहे हैं, क्या कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया है ना, डेरिवेशन टाइप से क्वेश्चन पूछा तो फंस जाओगे, फॉर्मूले से काम बात नहीं बनेगी तब। इस केस में आपको फॉर्मूला भी पता चल गया और ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्या इसका ओरिजिन है, ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है भाई, इसको एक बार आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, पहला केस हमारा सीरीज का था। सीरीज के केस में फॉर्मूला क्या आया है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है। अब सेकंड देख लेते हैं भाई। सेकंड केस हमारे पास है पैरेलल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, देखो अब क्या कंडीशन होगी। अब हमने चीजों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, तो भाई ये हमारे पास बैटरी है, एक भी बैटरी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके पास एक बटन है, यहां पर आपने एमीटर लगाया है, यहां पर आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है, सॉरी पैरेलल में। ठीक है भाई, ठीक है।
अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर वैल्यू इसकी प्लस होती है माइनस होती है, करंट किस डायरेक्शन निकलता है, प्लस से माइनस की तरफ। यहां से करंट कितना निकाला इसने, आई निकाला है, यहां से करंट कितना आई गया, यहां पर कितना आया करंट आई। अब यहां पर एक वायर से 3 वायर कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ हर जगह आई आई जाएगा क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एक वायर से आ रहा है। अब 3 वायर है तो ऑब्वियस सी बात है करंट डिवाइड हो जाएगा, एक कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने माना कि यहां पर जो करंट गया है वो I1 गया है, यहां पर जो करंट गया है वो I2 गया है, और यहां पर जो करंट गया है I3। यहां का रेजिस्टेंस R1 मान रखा है, यहां R2 और यहां R3 मान रखा है। ठीक है भाई, अब आप देखो जब ये करंट यहां से गया तो जो हमारी एमीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी, आई थी, यानी जितना करंट गया उतना ही करंट आना चाहिए। तो यानी कि I जो है वो डिवाइड हुआ I1 I2 I3 में, फिर जब वापस मिलकर ये क्या बना देगा, वापस से I ही बना देगा। ठीक है, और यहां से I आया और एमीटर में हमने रीडिंग देखी भाई I है, जितना बैटरी निकाला था, तो बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहां पर वोल्टेज वाला कंसेप्ट देखो भाई, यहां पर इस बैटरी की वोल्टेज V थी, तो जब वोल्टेज इधर से गई, मान लो वोल्टेज खर्च होनी शुरू हुई और हमने वापस में देखा इधर कितनी वोल्टेज 0 और इधर कितनी है V, यानी कि पूरी वोल्टेज कहां खत्म हो गई, इसके अंदर खत्म हो गई। अब हमने यहां पर टर्मिनल पर चेक किया कि यहां से यहां तक कितना फर्क है, तो यहां पर V है और यहां पर 0 है। इसका मतलब इन सभी के लिए वोल्टेज का जो डिफरेंस है, इन सभी के लिए जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना है, V ही है। यहां पर V और वहां पर खत्म हो गई, यानी सबने मिलके एक तरीके से V को खा लिया। ठीक है, अब इस केस में जो वोल्टेज है वो सब ने इक्वल इक्वल खाई है, यानी यहां पर वोल्टेज कितनी V, यहां पर वोल्टेज कितनी V, और यहां पर भी वोल्टेज V। समझ में आई बात। यहां पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्या भाई, ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू I1 R1, V also equal to I2 R2, V also equal to I3 R3। बताओ बात समझ आई क्या। ठीक है भाई, अब हम यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं कि जो करंट है यहां पर I1 I2 I3, ये जो करंट है कितने में डिवाइड हुआ, I1 में I2 में I3 में। भाई यहां से मान लो आपका, यहां से मान लो 30 एम्पियर करंट गया और वो डिवाइड हुआ 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर। तो बात यही तो है ना, 30 जो है वो 10 10 10 में डिवाइड हो गया, यानी 10 10 10 का सम भी कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, जितना आपने दिया है। यानी जो I है वो किसके बराबर होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने लिख लिया जो करंट है भाई लॉजिकली वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होना चाहिए। सही है बात। यहां पर भी देखो करंट कितना है I, और इसका रेजिस्टेंस हमने कितना माना हुआ है, R इक्विवेलेंट। यहां पर V इक्वल्स टू IR लगा दो, तो V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। बताओ बात समझ आई क्या। सही है भाई, यहां पर चीजों को रख देते हैं। अब देखो भाई I की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से आपकी I की वैल्यू निकल जाएगी, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कैपिटल I। बताओ बात समझ में आई क्या। अब I1 कहां से निकालोगे भाई, यहां से I1 निकल जाएगा। I1 निकालना है, R1 को इधर भेज दो, तो V अपॉन R1 इक्वल टू I1। यहां से I2 निकल जाएगा, V अपॉन I2, V अपॉन R3 I3। I1 की वैल्यू डाल दो, I2 की वैल्यू डाल दो, I3 की वैल्यू डाल दो, वहां पर डालते हैं, साथ ही साथ I की वैल्यू डाल देते हैं। I की वैल्यू हमारे पास है V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। क्या ऊपर से V कॉमन आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या यहां से V से V कट जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यही आपका फॉर्मूला होता है पैरेलल के केस में। अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो ध्यान रखना वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग होगा, और अगर सीरीज में लगे होंगे तो करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगी। ठीक है भाई, समझ में आई है बात। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है
सीरीज के केस में, सॉरी पैरेलल के केस में, यहां पर लिख देते हैं हम। तो इन केस ऑफ पैरेलल वी हैव द फॉर्मूला ऑफ आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर लेना, ये चीज मैंने समझा दी है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार इसको आप देख लो, फिर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपको दिया है 0.5 ओम, 2 ओम, 3.5 ओम। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कुछ होगा। सॉल्यूशन इसका करेंगे। इन केस ऑफ सीरीज वी हैव आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, ऐसा जरूर नहीं है कि 3 ही रेजिस्टेंस होंगे। कभी किसी बच्चे के मन में आ जाएगी भाई हमने हमेशा 3 ही लिए हैं तो 3 के लिए ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, R1 प्लस जितने दिए हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। 4 दिए तो R4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो R इक्विवेलेंट निकालोगे आप, R1 की वैल्यू 0.5 प्लस R2 की वैल्यू 2 प्लस R3 की वैल्यू 3.5, कितना हो जाएगा ये? 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम। तो सिंपली आपके पास क्वेश्चन आ चुका है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 ओम। बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पैरेलल का देख लेते हैं। भाई आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया है आपको टू ओम, 2 ओम, 2 ओम, सॉरी 3 लिख लेते हैं इसको, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। फाइंड R इक्विवेलेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। R इक्विवेलेंट, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3, यानी कि R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो रेसिप्रोकल के केस में R इक्विवेलेंट 1 ओम ही आएगा। ठीक है भाई, एक और इसका छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 वाला देख लेते हैं। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 2 R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी को भाई आंसर मत लगा देना, आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 अपॉन 3। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं पर यहां पर बच्चे गलती कर देते, तो आप गलती मत करना, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, ये 2 क्वेश्चन देख लो आप, आगे बढ़ते हैं फिर। देख लिए? चलो भाई। अब आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो होंगे सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास,
2 ohm, 5 ohm, 0.1 ohm, 0.3 ohm। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू ओम, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm। आर इक्विवेलेंट निकालना है भाई सभी में। फाइव ओम, 3 ohm, 0.9 ohm, 1.1 ohm। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइव ओम, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो है सभी जो आपके रेजिस्टेंस है वो 1 ohm है। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है इसमें, ठीक है भाई। और इसके क्वेश्चन दे देता हूं मैं पैरेलल के। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, पैरेलल के देख लेते भाई। पहला क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो रहेगा 7 ohm, 7 ohm। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा 2 2 2 2 each। क्वेश्चन नंबर 4, अरे यार 2 3। फाइव ohm, 5 ohm, 7 ohm। क्वेश्चन नंबर 4, वन ओम, 1 ohm, 1 ohm, 1 1। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करोगे। ठीक है, मैं हट जाता हूं सामने से। ठीक है भाई, नोट कर लिए होंगे आपने। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने क्या क्या चीज़ पढ़ लिया है भाई, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, सब चीज़ की हमने यूनिट वगैरह अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को हम अभी एंड करते हैं। इसकी सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम बाकी वाला जो पोर्शन बचा है चैप्टर का उसमें उसको कवर करेंगे। फिर एक वीडियो आएगी जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है, आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक ना समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।